तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, अपने एक क्लास हो चुकी है। ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है, जो अपने एस एस ए 211 जो सेकेंड ईयर की फर्स्ट सेम का सॉइल का कोर्स है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, वो अपन पढ़ रहे हैं। उसमें अपनी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में अपने पढ़ा था कि सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ क्या है, वेस्टलैंड क्या है, उसके टाइप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉइल्स का क्लासिफिकेशन अपने पढ़ लिया था। अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इरिगेशन वाटर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। तो इसमें सबसे पहला आता है इरिगेशन वाटर क्वालिटी। जैसे ये ज़रूरत किस में पड़ती है, जैसे ये अपनी मेनली चाहता है कि जैसे अपन पानी खेत में सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे उसकी ईसी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो अपने को शो करती है उसमें साल्ट कंसनट्रेशन कितना है। उसके अलग अलग है, लो, वेरी, मीडियम, हाई, उसके स्टैंडर्ड फिक्स है। भाई अगर जैसे अपन सॉइल वाटर की, इरिगेशन वाटर की अगर अपन जांच करवाएंगे और अपने को उसमें लगता है कि हाँ उसमें इससे ज़्यादा साल्ट है, इसका मतलब ये हाई होगा। इतना हो तो मीडियम होना चाहिए, इससे कम हो तो ये लो माना जाएगा। इस प्रकार ऐसे आर होती है जो ये शो करता है कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जो ये शो करता है कि सोडियम कैटायन कितना है टोटल कैटायन में से। सोइल में टोटल कैटायन है, उनमें सोडियम कितना है ये शो करता है ऐसे यार। अब सोडियम, अगर जितना सोडियम ये शो करेगा कि सोडियम कितना है, तो इसका मतलब ये किसको दर्शाएगा, एल्कली सोइल को। ज़्यादा होगा इसका मतलब, एक एक मिनट रुको। अब सबसे पहले आता है टोटल सोल्यूबल साल्ट्स। salinity of water refers to concentration of total soluble salt in it. It is the most important single criteria of irrigation water quality। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखो कि मेनली प्रॉब्लम्स क्या आती है, एससीआर वगैरह बाद में देखे जाते हैं। सबसे पहले साल्ट कंसंट्रेशन देखे देखती वाटर के अंदर। अगर वही अगर ज़्यादा है तो वाटर इरिगेशन के लायक नहीं, उसमें उसमें ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। ब्लेंडिंग विद वाटर, जो गुड वाटर है उसके साथ मिलाना पड़ेगा, फिर इरिगेशन में यूज लेना पड़ेगा। मेनली जैसे राजस्थान में देखा जाए तो अधिकतर यही साल्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। वाटर जो भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि पानी अवेलेबल नहीं है, पानी है, लेकिन उसमें क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब साल्ट क्या करता है, अगर अपना साल्ट ही वाटर से अगर इरिगेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, साल्ट का क्या है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो जाता है एक तो ऊपर सॉइल के ऊपर। अब उससे क्या, अगर रूट जोन के अंदर साल्ट है, अपन उस कंडीशन में क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। क्या होगा, बाहर जैसे मान लो रूट के, ये रूट है, ये प्लांट है, ये उसकी रूट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसके चारों तरफ पानी है, वाटर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब ये क्या होगा, पानी होते हुए भी क्या होगा, वाटर क्या करेगा, रूट से उल्टा बाहर निकलेगा, ना कि प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। प्लांट उसे जितना भी उसमें अंदर, जो प्लांट के अंदर जो वाटर है वो बाहर निकलता रहेगा। इसलिए क्या होगा, वाटर पानी होते हुए भी प्लांट सूख जाता है या मर जाता है। इसके बाद the harmful effect increase with increase in total salt concentration. The concentration of soluble salts in water is indirectly measured by its electrical conductivity। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी कि ईसी होती है, जिसे अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। इससे मेजर करते हैं अपन किसको, साल्ट की कंसंट्रेशन को वाटर के अंदर। या सोइल का देख लो, किसी का भी देख लो सैंपल का, उसमें साल्ट कितना, उसे ईसी द्वारा मेजर करते हैं। The quality of saline water has been divided into 5 classes as per USDA classification। United States Department of Agriculture, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसके अकॉर्डिंग अपन सैलाइन वाटर को डिफरेंट ग्रेड्स में क्लासीफाई करते हैं। एडवांस इफेक्ट ऑफ सैलाइन वाटर इंक्लूड साल्ट एक्यूमुलेशन, increase in osmotic potential, decreased water availability to plants, poor germination, patchy crop stand, stunted growth with smaller, thicker and darker green leaves, leaf necrosis and leaf drop, root death, wilting of plants। अब देखो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड पुअर क्रॉप यील्ड। अब आप देखो, जैसे अगर सैलाइन सॉइल वाटर से अपन इरिगेशन करेंगे तो सबसे पहला तो क्या क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। जैसे अपन पहले पढ़ेंगे कि सैलाइन सोइल से अपन, सैलाइन वाटर से इरिगेशन करेंगे तो ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, वो प्लांट्स को वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और अवेलेबिलिटी कम होगी तो न्यूट्रिएंट अपटेक भी नहीं कर पाएगा, ठीक है।
अल्टीमेटली क्या होगा कि उसके क्रॉप की जो इल्ड है वो डायरेक्ट कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि प्लांट में वाटर नहीं ले पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, भोजन नहीं बनेगा, तो फूड भी नहीं बन पाएगा अपने लिए जो बनता है प्लांट्स में, जो भी फ्रूट वगैरह जो भी इसमें जो भी फ्रूट बनता है उसका जो भी है इकोनॉमिकल पार्ट वो नहीं बन पाएगा अच्छे से, ना वो ग्रोथ पाएगी ना वो फोडर मिल पाएगा। अब इसकी क्या है कुछ स्टैंडर्ड पहले से डिसाइड किए, यूएसडीए के अकॉर्डिंग इसके स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं। सैलिनिटी क्लास C1, C2, C3, C4, C5। C1 का इसमें है लो, सबसे मीडियम, मतलब बहुत ज़्यादा कम लो। फिर आता है मीडियम, फिर आता है मीडियम टू हाई, फिर वेरी हाई। अब अगर जैसे ये तो है माइक्रो मोहज पर सेमी है, मिली मोहज, ये इसकी क्या है मिली मोहज, ये क्या है, ये इसका जो मापने की इकाई है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इकाई है मिली मोहज पर सेमी। अगर अपन माइक्रो मोहज पर सेमी में देखते हैं तो क्या होगा, 250 से कम होगी लो के अंदर, और मीडियम में 250 से 750, और मीडियम टू हाई के अंदर 750 से 2250, और हाई में 2250 से 5000, और इसमें वेरी हाई में 5000 मिली माइक्रो मोहज सेमी। ये देखना ये यूनिट अलग अलग है, ये माइक्रो है वो मिली है। मिली के अंदर क्या आएगा 0.25 से कम, किसमें लो में C1 में। C2 है मीडियम के अंदर क्या होगा 0.25 से 0.75 मिली मोहज पर सेमी। फिर नेक्स्ट है मीडियम टू हाई, इसमें क्या होगा 0.75 से जो 2.25 मिली मोहज पर सेमी। फिर आता है हाई, हाई में 2.25 से 5 मिली मोहज पर सेमी। फिर आता है वेरी हाई में क्या होगा 5 मिली मोहज पर सेमी से अधिक। ये आपको क्या है, जैसे ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं इसमें सिर्फ बता सकता हूँ कि हाँ ये है, बाकी रटना आपको है, आपको आना चाहिए कि हाँ ये सारी जो स्टैंडर्ड है डिसाइडेड है, ये क्राइटेरिया ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे कैसे। आप एग्जाम में जैसे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके, जहाँ तक है इसमें से क्वेश्चन जरूर उठना चाहिए वाटर स्टैंडर्ड और वाटर क्वालिटी में से, तो आप उसमें पहले 2-4 लाइन की डेफिनेशन लिखना, भाई हाँ इसी क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है। उसके बाद आप ये सारणी जरूर बनाना उसमें, अगर आपने ये बना दिया तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे उसमें से, क्योंकि ये अगर आप देखोगे इसमें ये जरूरी है, ये सारणी जो आप बनाई ये सारी जो वैल्यूज है ये आपको याद होनी चाहिए, भाई यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक होती है। अब देखो याद करने में क्या है, अपन देखते हैं दो में सबसे पहले 0.25 से कम होगा, फिर अपन को क्या करना है 25 का 75 करना है। देखो 25 से 75 हो गया, 75 का डबल कितना होता है, फिर 75 से कितना गया 2.25, 2.25 का डबल कितना हुआ, और उससे कुछ ज़्यादा 5 हो गया, ये 5 से अधिक हो गया। अब आता है नेक्स्ट अपने पास सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लेना आप, यहाँ नहीं मैं भूल गया पहले। सोडियम अपॉन अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाई 2। ये है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला है, ये आप इसमें ऐड कर लेना। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑफ वाटर इंडिकेट्स द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सोडियम टू अदर कैटाइंस। देखो अपने यहाँ क्या है, यही हुआ कि सोडियम कितना है इन टोटल कैटाइन में से, वो उसको इंडिकेट करेगा। इट इंडिकेट सोडियम एंड एल्कली हैजार्ड, मतलब कि ये क्या करेगा कि सोइल कितनी है, वाटर एल्कली हैजार्ड कितना है उसमें, यानी कितनी कैपेसिटी एल्कली की या एल्कलाइन कितना है। इसके बाद आता है द आयन कंसंट्रेशन इन इज एक्सप्रेस्ड एज मिलिक्विलेंट पर लीटर, इंक्रीज इन SAR ऑफ वाटर इंक्रीजेज द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। देखो सबसे पहले तो ये याद करना आप यहाँ की इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, मिली इक्विलेंट पर लीटर, ये है MEQ, इसका मतलब हो गया मिली, EQ का मतलब इक्विलेंट, मिली इक्विलेंट पर लीटर। फिर आता है अगर SAR की मात्रा में इंक्रीज होगी, मतलब कि इसमें जैसे अपने सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम की अगर टोटल कैटाइंस में अगर ज़्यादा है, जैसे मान लो सोडियम ज़्यादा है अदर कैटाइंस के अनुसार, तो उसमें क्या होगा इसकी ESP क्या होती है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला है ESP का, ESP इक्वल टू एक्सचेंजेबल सोडियम
एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज अपॉन CEC इंटू CEC% इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला आप ये भी ऐड कर लेना। तो अगर SAR बढ़ेगी तो ESP अकॉर्डिंग टू अपने आप ही बढ़ जाएगी। देयर इज ए लाइनियर रिलेशनशिप बिटवीन SAR एंड ESP, मतलब कि लाइनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि SAR बढ़ेगी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब कि SAR अगर बढ़ती है तो ESP भी बढ़ेगी। अब आता है सोडिसिटी क्लासेस ऑफ वाटर। इसमें आता है सोडियम क्लास और वह वैल्यू। तो अपन को आपको ये याद करनी है। पहला लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई। लो में क्या होगा, 10 से कम है, मिली इक्विवेलेंट, ये मिली इक्विवेलेंट है इसका ही यहाँ पे MEQ पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये 10 से कम होगी तो लो, और 10 से 18 होगी तो मॉडरेट, और 18 से 26 होगी तो हाई, और 26 से अधिक होगी तो वेरी हाई। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोडिक वाटर include destruction of soil structure, crust formation, poor seedling emergence, reduction in availability of nitrogen, zinc and iron due to increased soil pH, sodium toxicity and toxicity of boron and molybdenum due to their excessive solubility। इसमें क्या होगा, जैसे अगर मान लो SAR ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, तो सोडियम क्या करता है, डिफ्लोक्लेटेड एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा डिफ्लोक्लेशन करता है सोडियम। ये क्या करेगा, जो सॉइल की स्ट्रक्चर है उसे डैमेज, फिजिकल स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण क्या क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगी, जैसे मान लो। और ऊपर से क्या होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, बाइंड करता है। ऑर्गेनिक मैटर को जिसके कारण था उसे ब्लैक या क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाए सॉइल के ऊपर की तरफ, जिससे क्या रूट का अपन सॉइल या क्रॉप ग्रो करेंगे तो क्या होगा, एक तो टिलेज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, पेंट्रेशन के अंदर अपन जो टिलेज करेंगे तो उसमें भी बहुत हैवी करना पड़ेगा, क्योंकि तब वो होगा, क्योंकि टिलेज में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है कि रूट का जो पेंट्रेशन है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, रूट पेंट्रेट सॉइल के अंदर, रूट घुस नहीं पाएगी, अंदर जा नहीं पाएगी। और ये इसके साथ साथ जो बोरोन और मोलिब्डेनम है उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। सोडियम की तो होती है, जैसे मान लो भाई सोडियम तो बढ़ रहा है, ये क्या करेगा, इसके साथ साथ जो बोरोन और मोलिब्डेनम है, बोरोन ये दोनों भी 7 अबव pH पे ही मिलते हैं, तो इनकी भी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती जाएगी धीरे धीरे। इसके बाद आता है बोरोन कंटेंट या बोरोन कंसंट्रेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वाटर इरिगेशन वाटर स्टैंडर्ड के लिए, कि जैसे बोरोन की कंसंट्रेशन कितनी है, वो उसका हार्मफुल इफेक्ट कितनी कंसंट्रेशन पे आता है, कितने पे सेफ है, कितने पे जाने पे हार्मफुल होगा, कितना मीडियम है, ये अपन इसमें देखेंगे। तो बोरोन इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। its presence in excess in irrigation water affect metabolic activities of the plant for normal crop growth। the shape limits of boron content, ये इसकी लिमिटेड है शेप लिमिट्स। इसमें आता है पहला बोरोन, ये ध्यान रखना, ये PPM के अंदर है, अगर लेस देन 3 होगा तो नॉर्मल होगा, ये रेटिंग क्वालिटी उधर, इधर बोरोन की कंसंट्रेशन है PPM के अंदर, उधर क्वालिटी रेटिंग है। पहला अगर लेस देन 3 होगा तो नॉर्मल होगा, 3 से अगर 4 है तो लो होगा, 4 टू अगर 5 है तो मीडियम होगा, 5 टू अगर 10 है तो हाई होगा, और अगर मोर देन 10 है तो वेरी हाई होगा। ये भी आपको अगर एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो आपको जरूर लिखना है इसमें, ये जितनी भी तीनों सारणी आई है इसमें साथ साथ में। अब आ गया मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग पुअर क्वालिटी वाटर। पहला है एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम। अब देखो जिप्सम अगर सैलाइन वाटर है, इसी यानी कि साल्ट कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा है तो अगर उसमें अपन जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम क्या होता है, CaSO4 तो 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला। इस जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाएगा, सल्फर पाया जाता है। अब क्या होगा, अगर जिप्सम का एप्लीकेशन, केमिकल अमेंडमेंट्स सच एज जिप्सम व्हेन एडेड टू वाटर विल इंक्रीज द कैल्शियम कंसंट्रेशन। इसमें कैल्शियम पाया जाएगा तो क्या करेगा, वाटर में जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है उसे बढ़ा देगा, थस रिड्यूसिंग द सोडियम टू कैल्शियम रेशियो एंड द SAR। तो क्या होगा, जो सोडियम टू कैल्शियम रेशियो है
वाटर के अंदर, उसे ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यानी कि कम कर देगा। उसके कारण क्या होगा, SAR क्या है जो अपने पढ़ा था, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, थस इम्प्रूविंग द इन्फिल्ट्रेशन रेट। उससे क्या हो गया, जो वाटर की इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। Gypsum requirement is calculated based on relative concentration of sodium, magnesium and calcium ion in irrigated water and the solubility of gypsum. To add 1 milliequivalent per liter of calcium, 860 kg of gypsum of 100% purity per hectare meter of water is necessary. ये है कि अगर अपन देखें 1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर अपन को कैल्शियम अगर सोइल वाटर के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 860 केजी जिप्सम को, जो कि 100% प्योरिटी वाला हो, वो अपने को पर हेक्टेयर मीटर ऑफ वाटर में ऐड करना पड़ेगा। तब अपन क्या कितनी कम करेंगे, 1 मिलीक्यूलेंट ऑफ कैल्शियम उसमें ऐड कर पाएंगे। अगर अपन 860 केजी जिप्सम अगर यूज करते हैं, तब अपन जाके 1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर ऑफ कैल्शियम वो जो इरिगेशन वाटर है उसमें अपन ऐड कर पाएंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो अपने के सोडियम टू जो कैल्शियम रेशियो है वो अपन डाउन करेंगे, उसमें कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जिससे सोडियम अपने आप ही कम हो जाएगा, इससे इन्फिल्ट्रेशन वाटर का अच्छा हो जाएगा और सैलिनिटी कम हो जाएगी और कंसंट्रेशन भी साल्ट की कम हो जाएगी, वो सॉरी साल्ट की नहीं, सोडियम की। अब आता है अल्टरनेट इरिगेशन स्ट्रेटजी। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, मतलब कि जैसे एक बार अपन ने क्या किया, गुड वाटर से सिंचाई कर दी, नेक्स्ट अपन ने क्या कर दिया कि अपने सैलान या जो भी अपना प्रॉब्लमेटिक या अच्छा वाटर नहीं है या जो इरिगेशन वाटर सही नहीं है उससे सिंचाई कर दी। इससे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है जो या सॉइल के अंदर जो प्लांट्स के अंदर है वो धीरे धीरे कम, यानी कि मीडियम थोड़ा मॉडरेट हो जाएगी। एक तो मान लो आप जैसे साल्ट का वाटर है, साल्ट इफेक्टेड वाटर उसे रेगुलर यूज कर रहे हो, तो उसमें साल्ट कंसेंट धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ती जाएगी। एक होगा कि आप बीच बीच में अगर गुड वाटर यूज कर रहे हो, फिर साल्ट वाटर, फिर गुड वाटर, फिर साल्ट वाटर, इससे क्या होगा, वाटर की यानी कि स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, fertilizer, manures and soil amendments include many soluble salts in high concentrations. If placed too close to the germinating seedling or to the growing plant, the fertilizer may cause and aggravate a salinity or toxicity problem. जैसे कि मान लो ये प्लांट्स अपने पास, ठीक है, ये अपने सीडलिंग्स है और अपन क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर है उसमें या अमेंडमेंट या कुछ भी जो मैन्योर वगैरह वो क्या उसमें क्या कर रहे हैं, सोइल में डाल रहे हैं। तो अगर अपन जैसे मान लो रूट के या प्लांट्स के रूट के पास यहाँ अगर डालते हैं और अगर मान लो जो अपने फर्टिलाइजर यूज़ लिया उसमें साल्ट की मात्रा है या कंसनट्रेशन है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, यहाँ की जो इसकी जो कंसनट्रेशन इस एरिया रूट जोन का जो एरिया राइजोस्पोर है उसकी साल्ट की कंसनट्रेशन वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और उसके कारण क्या साल्ट सैलिनिटी का हैजार्ड उत्पन्न हो जाएगा यहाँ। केयर देयरफॉर शुड बी टेकन इन प्लेसमेंट एज वेल एज टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजर। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक तो अपन प्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो अपन फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं वो प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसमें भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। एक टाइमिंग, कौन से टाइम बेस्ट टाइम है कि हाँ फर्टिलाइजर इस टाइम यूज़ करना चाहिए, उसमें अपने को ध्यान देना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन स्मॉल डोजेज एंड फ्रिक्वेंटली इम्प्रूव अपटेक एंड रिड्यूस डैमेज टू द crop plants. In addition, the lower the salt index of fertilizer, the less danger there is of salt burn and damage to the seedlings or young plants. अगर जैसे जिनका साल्ट इंडेक्स है, ठीक है, फर्टिलाइजर का अगर वो लो हो और अपन वो फर्टिलाइजर अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे जो साल्ट बर्न हो जाएगी, मतलब कि प्लांट्स सूख जाएंगे साल्ट बर्न के कारण, क्योंकि कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ जाएगी और एग्जॉस्ट मैसेज हो जाएगा रूट्स के कारण, प्लांट्स पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। क्योंकि मैं मतलब एक तो होता है कि रूट्स प्लांट्स लेने के बजाय वापस जो प्लांट्स के अंदर जो पानी है वो उल्टा बाहर निकलेगा एग्जॉस्ट मैसेज के द्वारा। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। द मेथड ऑफ इरिगेशन डायरेक्टली अफेक्ट बोथ द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज एंड द वे साल्ट एक्यूमुलेट। मतलब जैसे अपन किस मेथड से सिंचाई कर रहे हैं, एक स्प्रिंकलर मेथड कर लिया या जैसे सरफेस मेथड से कर लिया, सब सरफेस
या माइक्रो इरिगेशन। अब जैसे मान लो अपन स्प्रिंकलर मेथड से सिंचाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे साल्ट है तो क्या करेंगे अपन, जैसे साल्ट से, अब स्प्रिंकलर का मतलब क्या हो गया, बारिश की जैसे पानी की बूंदें ऊपर से प्लांट्स के ऊपर गिरेगी। अगर उसमें साल्ट है तो सीधा क्या होगा, सोइल के ऊपर जाएगा, सीधे वहाँ जमा हो जाएगा। इसी की वजह अगर हम ड्रिप इरिगेशन द्वारा सिंचाई करते हैं साल्ट अफेक्टेड वाटर में, तो वो रूट जोन में जाएगा। वो सबसे बेस्ट मेथड है। अगर साल्ट अपने पास सैलाइन वाटर है उस कंडीशन के अंदर ड्रिप मेथड बेस्ट है। The method of irrigation directly affect both the efficiency of water use and the salt accumulate. Poor quality irrigation water is not suitable for use for in sprinkler method for irrigation. जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये not suitable sprinkler method for irrigation. Crop sprinkled with waters having excess quantities of specific ion such as sodium chlorine cause leaf burn. उससे क्या होगा, लीफ के ऊपर ज़्यादा डायरेक्ट, अगर जैसे मान लो साल्ट की मात्रा या सोडियम की मात्रा ज़्यादा है सेल वाटर में, तो क्या होगा, उसके ऊपर जाके गिरेगी तो उसमें लीफ बर्न हो जाएगा। लीफ के ऊपर से क्योंकि डायरेक्ट गिर रही है ना ऊपर, जो बारिश जैसे होता है ऊपर से पानी गिरता है। High frequency irrigation in small amounts as in drip irrigation improves water availability and uptake due to micro leaching effect in wetted zone. Wetted zone में ये देखो इसका मतलब क्या हो, माइक्रो लीचिंग इफेक्ट इन वेटेड जोन। इसमें क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन से अपन जैसे मान लो ये अपने ड्रिप के पाइप्स हैं, यहाँ अपन ने क्रॉप ग्रो कर रखी है, ये रूट्स है, ये इमीटर है, यहाँ से वाटर आ रहा है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ क्या ये पानी आ रहा है तो यहाँ क्या चारों तरफ गीला हो जाएगा, बिल्कुल वेटेड कंडीशन हो जाएंगी। उसमें क्या होगा, जो साल्ट है पानी धीरे धीरे जाता रहेगा, तो लीचिंग के द्वारा क्या करेंगे, रूट जोन से नीचे जाते रहेंगे। इस एरिया में रूट जोन के जो आसपास का एरिया उसमें से वो लीचिंग के द्वारा नीचे जाएंगे। इसलिए ड्रिप इरिगेशन मेथड साल्ट सैलाइन वाटर के लिए बेस्ट होता है। अब आगे अपन चलते हैं क्रॉप टॉलरेंस। The crop differ in their tolerance to poor quality water. Growing tolerant crops when poor quality water is used for irrigation help to obtain reasonable crop yields relative salt tolerance of crops. अब इसमें कौन सी क्रॉप आएगी, जैसे सैलाइन सोइल के लिए देखे जाए तो अपने पास बारले है, बीटरूट है, गवा ले लो, अगर फ्रूट को आप मतलब बील ले लो, ठीक है। लेकिन अगर अपन एसिड सोइल्स के लिए लिया जाए, इसमें स्पेनिश वगैरह ये सब आ जाएंगे। इसका एल्कली सॉइल का अगर आप इस पे से ध्यान रखना, जो राइज होता है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है एल्कली सॉइल के लिए। सॉरी, एल्कली अगर कंडीशन है उसमें राइज सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट क्रॉप है। अब आता है मेथड्स ऑफ सोइंग। साइलेंटली रिड्यूस्ड और स्लो जर्मिनेशन एंड इट इज़ ऑफ्टन डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैंड। क्या होता है कि जैसे अगर सैलाइन ज़्यादा है या सैलिनिटी ज़्यादा है, उससे क्या होगा, जर्मिनेशन पे इफेक्ट आएगा। तो भी इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, 10 to 15% मोर सीडलिंग्स यूज़ करते हैं, सॉरी सीड रेट यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, मान लो जैसे कि 100 सीड्स अपने सो किए, पहली बात तो क्रॉप्स की 85 के आस अकॉर्डिंग 80 to 85 क्रॉप, मान लो 75% तो उसके जर्मिनेशन होता है। अब उसमें से भी अगर साल्ट अफेक्टेड अगर वाटर या साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, उसमें क्या होगा, ये जर्मिनेशन और डाउन हो जाएगा। मान लो 60% ही हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जो अपने को ज्योमेट्री अपने को जो प्लांट्स चाहिए या प्रॉपर जो फील्ड के लिए जितने प्लांट्स चाहिए, जितनी ज्योमेट्री जितने है ना, तो वो अपने को मिल नहीं पाएंगे। उसके लिए अपन क्या करेंगे, 10 to 15% के अकॉर्ड आसपास अपन क्या करेंगे, मोर सीड रेट रखेंगे। Suitable planting practices, bed shapes, and irrigation management can greatly enhance salt control during the critical germination period. Seeds have to be placed in the area where salt concentration is less. मतलब जिन एरिया के अंदर या जैसे सोइल को मान लो जैसे कि कुछ रेस्ड बेड है, कुछ फर्रो है, कुछ वेड है। अब देखेंगे जो फर्रो होंगे उनके अंदर क्या वाटर जैसे भर रहे हैं अपन, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पानी इवोपरेट हुआ तो वो साल्ट वहीं एक्यूमुलेट हो गए। लेकिन अगर क्रॉप अगर अपन बेड के ऊपर सोइंग करते हैं तो उसमें क्या होगा, बेड के ऊपर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। भले ही अपन सैलिनिटी वाटर से इरिगेशन कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू फर्रो बेड के ऊपर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो अपने को वहाँ सोइंग करनी चाहिए। Seed have to be placed in the area where salt concentration is less.
Salt accumulation is less on the slope of ridge and bottom of the ridge. ठीक है, जो स्लोप होगा, ये अपने रिज बनाई, मान लो ये बना दी, ये इसका स्लोप है, एक तो यहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है. Therefore, placing the seeds on the slope of ridge several cm below the crown is recommended for successful crop establishment. यह आ गई कुछ क्रॉप्स अपनी जो सैलिनिटी वाटर के हैजार्ड्स के रेस्टेंट है. टॉलरेंट क्रॉप्स है, टॉलरेंट क्रॉप में आती है फील्ड क्रॉप्स आ गई जैसे कॉटन, सेफ्लोर, शुगर बीट एंड बार्ले. फ्रूट क्रॉप्स में आ गई डेट पाम एंड गवावा. वेजिटेबल्स में टर्निप एंड स्पेनिच. सेमी टॉलरेंट में आ गई फील्ड क्रॉप्स आ गई सोरगम, मेज, सनफ्लोर, बाजरा, मस्टर्ड, राइस एंड वीट. इसके बाद आती है फ्रूट क्रॉप्स में आते हैं ग्रेप एंड मैंगो. वेजिटेबल्स में आती है टोमेटो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर. कुकुम्बर में आती है कुकुम्बर, कैरेट एंड पोटैटो. इसके बाद सेंसिटिव क्रॉप्स है जैसे फील्ड क्रॉप्स में आ गई चिकपी, मतलब आल जो पल्सेज है वो सेंसिटिव है सैलिनिटी के लिए. चिकपी, लिंसीड, बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम. फ्रूट क्रॉप्स में एप्पल, ऑरेंज, आलमंड, स्ट्रॉबेरी, लेमन. वेजिटेबल्स में रेडिश, पीज एंड लेडी फिंगर. ये अपने हो गया. अब ये फोर्थ मेथड है ड्रेनेज. अब देखो ड्रेनेज क्या है, ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है. और जैसे सोइल्स में अगर ड्रेनेज प्रॉपर कंडीशन में नहीं होगा तो उनमें एसिड सोइल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि साल्ट है जो लीचिंग के द्वारा नीचे सॉरी अगर ड्रेनेज नहीं हो पाएगा तो पानी जो है ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, उसका यूप्रेशन होगा तो जो साल्ट है वो वहीं एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऊपर की सरफेस के ऊपर. प्रोवाइड एडिक्वेट इंटरनल ड्रेनेज, meet the necessary leaching requirement depending on crop and issue of water. This is necessary to avoid build of salt in the soil solution to levels that will be limit crop yields. Leaching requirement can be calculated from water test result and tolerance level of specific crops. Other management practices, इसमें आता है averaged seedling in rice. Averaged का मतलब हो गया, मतलब कि ज़्यादा एज वाली सीडलिंग को अपन को जैसे कि ट्रांसप्लांट करेंगे तो जो जब ट्रांसप्लांट करें तो सीडलिंग्स की एज ज़्यादा होनी चाहिए. नॉर्मली जो करते हैं उससे कुछ टाइम 2-4-5 दिन एक्स्ट्रा अगर बाद में करेंगे तो टॉलरेंस ज़्यादा शो करेगी. Transplanting of rice with our aged seedlings at a closer spacing result in better establishment in start affected soils than normal aged seedlings. In case of other crops like finger millet, palm millet, etc., better method than direct sowing of these crops for proper establishment. दूसरा आता है मल्चिंग. मल्चिंग क्या होता है? कवरिंग करना सोइल के ऊपर की. भले ही ये अलग अलग टाइप की होती है. लाइव मल्चिंग होती है, इसमें प्लांट्स का रेजिड्यूज द्वारा क्रॉप करते हैं. सैंड मल्चिंग होती है, इसमें सैंड के द्वारा लगातार थोड़ी हल्की हल्की मतलब स्टीयरिंग द्वारा टिलेज करके ऊपर की जो मिट्टी होती है जो सैंडी सोइल होती है उसके द्वारा कर लेते हैं. इसके अलावा अपन प्लास्टिक मल्च भी करते हैं. इसके बाद सॉइल मैनेजमेंट. All soil management practices that improve infiltration rate and maintaining a favorable soil structure reduce salinity hazard. अगर इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, लीचिंग अच्छी होगी तो साल्ट का एक्यूमुलेशन नहीं होगा. अब जो भी प्रैक्टिस इसके लिए यूज लेते हैं वो सभी इसके अंदर आ गई. क्रॉप रोटेशन, इंक्लूजन ऑफ क्रॉप्स विच सच एज राइस इन द रोटेशन रिड्यूस सैलिनिटी. ये राइस अपन ऐड करना चाहिए क्रॉप रोटेशन के अंदर. यूटिलाइजेशन ऑफ सैलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर. ये अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया. अब देखो जैसे अपने सोइल वाटर वाला पढ़ा, वाटर इरिगेशन वाटर वाला, तो उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? उसमें क्वेश्चन आएगा या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि वाटर इरिगेशन वाटर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे. तो उसमें जितने मैंने भी आपको पॉइंट पढ़ाए थे, आपको पॉइंट याद होने चाहिए सारे के सारे एज इट इज़. वो पॉइंट जब आप लिखोगे, पॉइंट जैसे आपने ये कर लिया कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन वो आ गया मान लो बड़ों के अंदर, तो उसमें आप पहले ये फर्स्ट डाल के जो पॉइंट पहला था वो लिख दिया, सेकंड डाल के लिख दिया, ठीक है.
फिर आप इसमें जो मैंने बताया था वो सारनियाँ बनानी है, उनमें पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन आप दोगे तो वो सारणी बनानी होगी, हाँ इसका इतना एजार्ड है, इतना इतनी इसका इतना है, इसकी इतनी कंसनट्रेशन होनी चाहिए, वो सब आपको उसमें कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अब आता है यूटिलाइजेशन ऑफ सैलाइन वाटर इन एग्रीकल्चर। अब जैसे कि सैलाइन वाटर है उसको अपन एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं भाई, उसे ट्रीटमेंट करके या उसकी ब्लेंडिंग ऑफ वाटर करके कैसे किस प्रकार से अपन उसको यूज कर पाएंगे। तो अबाउट 70% ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, आउट ऑफ दिस अबाउट 97.3% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज salty, leaving only 2.7% as fresh water. Less than 1% of the world fresh water is accessible for direct human usage. Only कितना 1%, 1% से भी कम वाटर है जो फ्रेश वाटर है और जो ह्यूमन के लिए डायरेक्टली यूज में आ पा रहा है। वर्ल्ड 100% वाटर में से सिर्फ 1% वाटर। द फ्रेश वाटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज गुड क्वालिटी वाटर, while sodic water, saline water, municipally या city waste water, industrial effluents, sewage and sludge all are considered as poor quality water of varying degree। मतलब जैसे कि फ्रेश वाटर है सिर्फ वो बेस्ट है इरिगेशन या ह्यूमन कंजप्शन के लिए। इसके अलावा चाहे आप सैलाइन वाटर ले लो, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट या सीवेज वाटर ले लो, इंडस्ट्रियल वाटर ले लो, सिटी वेस्ट जो भी सीवेज स्लज आ गया, ये भी सब किस में आएगा, ये भी प्रॉब्लमेटिक या प्रॉब्लम गुड वाटर में क्वालिटी में नहीं आएंगे। अब आएगा इन इंडिया अबाउट 50% ऑफ ग्राउंड वाटर्स आर मार्जिनल एंड पुअर इन क्वालिटी, वेयर इन राजस्थान देयर एक्सटेंट इज स्टिल एलिवेटेड टू 84%। मतलब इंडिया के अंदर है ना जो 50% जो ग्राउंड वाटर है वो पुअर क्वालिटी का है। मैंने बताया था कि आप सैलिनिटी वहाँ या सैलिनिटी या किसी प्रकार से पुअर होता है, सैलिनिटी हो वाटर के अंदर, सैलिनिटी एजार्ड हो। अब जबकि राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ 84% वाटर है जो क्या है पुअर क्वालिटी का है। क्योंकि मैंने बताया था कि राजस्थान में पानी है लेकिन पानी मिलता है लेकिन वो सैलिनिटी है, साल्टी वाटर है, उसे आप क्रॉप में यूज़ नहीं कर पाते हो बहुत ज़्यादा। द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इन इंडिया इंडिकेट्स अबाउट 37% वाटर आर सोडिक एंड 20% ऑफ सैलाइन इन नेचर। इन इंडिया के अंदर 37% वाटर तो क्या है सोडिक वाटर एंड 20% क्या है सैलाइन वाटर है। The municipal waste has been reported to be a good source of irrigation and nutrients। म्यूनसिपल वेस्ट का मतलब हो गया जैसे कि अपने सिटीज़ वगैरह में जो सीवेज स्लज का वाटर आता है उसे ट्रीट करके अपन इरिगेशन में आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलग अलग गवर्नमेंट ने प्लांट भी लगा रही है जिनके उनका ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट भी लगा रही है जिनसे उनको वाटर को ट्रीट करके इरिगेशन में यूज़ लिया जा रहा है, क्योंकि उसमें न्यूट्रेंट की अच्छी मात्रा होती है, वो एक खाद के रूप में मैन्योर के रूप में काम करता है। Sodic water contains high residual sodium carbonates and saline water contains greater salts and hence both are considered unfit as source of direct irrigation। Sodic water and saline water both are यानी कि इन दोनों जैसे जिस वाटर सोडिक वाटर उसमें क्या होगा सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, सैलाइन वाटर में क्या होगा साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, जैसे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड वगैरह या बाइकार्बोनेट की सांद्रता ज़्यादा होगी। ये दोनों अनफिट है इरिगेशन के लिए। कीपिंग द अबाउ फैक्ट इन माइंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग पुअर क्वालिटी वाटर फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये देखो ग्लोबली वाटर अवेलेबिलिटी, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितना है 2.7%, ठीक है। इसमें से क्या होगा ये ग्लेशियर एंड स्नो 60, इसका भी ग्लेशियर एंड कितना है 68.9% कितना किसने ग्लेशियर के अंदर जमा हुआ बर्फ के रूप में है। इसके अलावा सोइल मॉइस्चर में कितना 0.9% है, फ्रेश ग्राउंड वाटर कितना 29.9% है, फ्रेश वेट वाटर लेक्स एंड रिजर्वोयर में 0.3% है। इस 2.7% का ये है। बाकी देखो ये 68% तो इसका ग्लेशियर में, लेकिन ये 2.87% है, उसमें से ये 0.9% सोइल मॉइस्चर के अंदर है, बाकी 29.9% फ्रेश ग्राउंड वाटर है, बाकी जो फ्रेश वाटर लेक्स एंड जो रिजर्व यानी कि नदियों झीलों के अंदर जो पानी है वो 0.3% है। लेस देन 1% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज एक्सेसिबल फॉर डायरेक्ट ह्यूमन यूजेज।
डिफरेंट सोर्स ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर। पुअर क्वालिटी वाटर के सोर्स क्या क्या है? या तो वाटर सोडिक वाटर हो सकता है, ठीक है, जिसमें सोडियम की कंसनट्रेशन वाटर वो भी पुअर वाटर हो जाएगा सोडियम के कारण। दूसरा है नेचुरल अकरिंग मिनरल्स, मिनरल्स में अगर मिक्स हो जाए नेचुरल अकरिंग, उसके कारण भी वाटर पुअर क्वालिटी का हो सकता है। दूसरा है सैलाइन वाटर हो सकता है, इफ्लुएंट वाटर हो सकता है। इफ्लुएंट वाटर का मतलब हो गया जो फैक्ट्री के द्वारा जो वाटर निकल रहा है, पानी जो उनके अंदर जो यूज़ लेने के बाद में इनमें केमिकल मिक्सेस वगैरह है वो वाटर। फ्यूल एंड केमिकल लीकेज के द्वारा, फ्यूल एंड केमिकल वाटर में कई बार होता है कि फ्यूल और केमिकल लीकेज होता है, उसके कारण पानी खराब हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो गया, सीवेज वाटर हो गया, जो हमने जो सीवेज वाटर होता है स्लज वगैरह, एनिमल वेस्ट हो गया, इनके कारण जो वाटर में डिस्टल क्वालिटी में गिरावट आती है। ब्लेंडिंग ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्लेंडिंग क्या होती है। ब्लेंडिंग होती है जैसे गुड क्वालिटी वाटर या बैड क्वालिटी वाटर, पुअर क्वालिटी वाटर है, तो अपन क्या करेंगे, गुड क्वालिटी जो वाटर है उसमें मिक्स करेंगे कुछ मात्रा में, दोनों को आपस में मिक्स करके फिर क्रॉप को ग्रो करेंगे, फिर उसमें से इरिगेशन में यूज लेंगे। उससे क्या होगा, जो उसका हैजार्ड इफेक्ट है पुअर क्वालिटी वाटर का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ए पुअर क्वालिटी वाटर ग्राउंड वाटर इज यूजुअली abandoned if a better quality water supplies become available. Blending is blending the poorer with the better quality supply, thus increasing the total quantity of usable water available. Blending will not reduce the total salt load but may allow more crop area to be planted because of the increase in volume caused by dilution. Dilution से क्या हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अपने पास गुड वाटर है वो 100 लीटर है, अपन क्या करेंगे उसमें 50 लीटर क्या करेंगे, पुअर क्वालिटी वाटर ऐड कर लेंगे, उससे क्या होगा 150 लीटर अपने पास टोटल वाटर हो गया। अब हम 150 लीटर में क्या होगा, अब इससे एक तो बताओ आप 150 लीटर जो वाटर है, एक 100 लीटर वाटर है, आप इससे जितने एरिया में इरिगेशन कर पाते, क्या उससे भी इतने करोगे? अगर आपके पास ज़्यादा पानी हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो आप ज़्यादा एरिया में इरिगेशन कर पाओगे, ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी वाटर की आपके पास में। अभी देखो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यूज्ड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बी इंटू प्रोपोर्शन ऑफ वाटर यूज्ड, ये इसका फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ब्लेंड ऑफ ब्लेंडिंग का। अब यहाँ देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन विद गुड क्वालिटी वाटर ऑन द यील्ड ऑफ व्हीट एंड पल्मलेट। ये देखो गुड क्वालिटी वाटर का मिक्सर किया तो उस पर जो यील्ड पे जो इफेक्ट आए वो देखो, सैलाइन वाटर SW का मतलब है और कैनाल वाटर CW का मतलब है। 3/4 ने 3/4 भाग अपने सैलाइन वाटर में लाया और 1/4 अपने कैनाल वाटर में लाया। उससे क्या हुआ, वीट की कितनी एरिया आई, वीट की यील्ड आई 36 क्विंटल पर हेक्टर, पल्मलेट की कितनी आई 23 क्विंटल, 23.3 क्विंटल पर हेक्टर। इसी तरह अपने क्या किया, फिर दोबारा अपने हाफ तो मिलाया, क्या 1/2 तो मिलाया सैलाइन वाटर, 1/2 क्या मिलाया कैनाल वाटर। तो देखो वीट की कितनी प्रोडक्शन आया 38.7 हेक्टेयर क्विंटल पर हेक्टेयर। दूसरा अपने पल्मलेट का कितना है 25.3 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये नेक्स्ट टेबल है इफेक्ट ऑफ अल्टरनेट इरिगेशन विद गुड क्वालिटी वाटर एंड ड्रेन्ड वाटर ऑन द यील्ड सोरगम। अपने दो मेथड पढ़े थे, पहला तो ये तो हो गया ब्लेंडिंग द्वारा कि मिक्स करके, दूसरा अल्टरनेट द्वारा, एक बार गुड क्वालिटी वाटर हो गया, एक बार बैड क्वालिटी पुअर क्वालिटी वाटर हो गया, दोनों को अल्टरनेट रूप से इरिगेशन करना दोनों वाटर से। अब उससे क्या इफेक्ट आता है, इसमें क्या था ट्रीटमेंट फर्स्ट था कि इसमें पहले कैनाल वाटर यूज किया, फिर कैनाल वाटर, फिर कैनाल वाटर, मतलब रेगुलर अपन कैनाल वाटर यूज कर रहे हैं तो अपने पास कितना 21 टन पर हेक्टेयर अपने पास ग्रीन फोडर आया सोरगम का, और रिलेटिव यील्ड कितनी आई 100% रिलेटिव यील्ड परसेंटेज आया। दूसरा आपने कैनाल वाटर यूज लिया, फिर लिया ये अपना जो ड्रेन वाटर लिया, फिर ड्रेन वाटर लिया T2 में, इसमें 20 क्विंटल अपने पास प्रोडक्शन आया। दूसरा अगर अपने ड्रेन वाटर लिया तो अपने पास कितना 19 क्विंटल प्रोडक्शन आ रहा है, उसके रिलेटिव यील्ड परसेंटेज कितनी है 91%। यूज ऑफ चलो अपने इससे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ तक आप जितना हुआ उसमें आप एक तो मेन हेडिंग्स का ध्यान रखना
आपको वो करनी है। इसके अलावा अपने वाटर स्टैंडर्ड वो वाटर पढ़ा था, उसके अंदर आपको जितने भी वो जो सारणी वगैरह मैंने टेबल वगैरह बना रखी है वो टेबल आपको एग्ज़ाम में ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप वो टेबल नहीं कर पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि मेनली उनमें वो टेबल देखी जाती है कि उसका क्या क्या स्टैंडर्ड फिक्स है, कि हाँ इससे ज़्यादा होगा तो हैज़ार्ड होगा, इससे कम होगा तो बेनिफिशियल होगा, ये मीडियम है, ये लो है, उनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।